जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। साथियों, हमने आप लोगों के लिए 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। कौन कौन सी है? एक हिंदी पेपर 2 का प्लेलिस्ट है जिसमें आपको 31 वीडियो मिलेंगे साथियों, और साथ ही साथ आपको जीके जीएस का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें आपको 48 वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं आप कितने पानी में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। मोहन नहाकर पूजा करने लगा, उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, छात्र ने गुरु जी के चरण छुए। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों, मोहन नहाकर पूजा करने लगा, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया इसमें प्रयुक्त हुई है। ठीक है, तो मोहन नहाकर पूजा करने लगा, पहले नहाया फिर पूजा किया। ठीक है, मोहन नहाकर पूजा करने लगा वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रस्तुत हुई है। जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण आप समझिए, चोर सामान चुराकर भाग गया। ठीक है, ये उदाहरण है पूर्वकालिक क्रिया का। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? घोटक, घी, चाय, नंगा। तो किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तो साथियों, घोटक जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, दिए गए शब्दों में घोटक तत्सम शब्द है। घोटक शब्द का अर्थ घोड़ा होता है। तत्सम का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो तत धन सम होता है और तत धन सम बराबर उसके समान होता है। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले विधिवत ले लिया गया है साथियों, जैसे चंद्र हुआ, सर्प हुआ, काक हुआ, गानी हुआ, तो ये सब क्या है? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? चितेरा, चवर्ण, छाह, कुआं। तो किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? तो साथियों, इसमें आपका चवर्ण में जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, दिए गए शब्दों में चवर्ण तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव तत् धन भव होता है, या कह सकते हैं उससे उत्पन्न। ठीक है, शब्द संस्कृत के वे मूल शब्द होते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के वे मूल शब्द होते हैं जो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे दांत, नींद, सांप, घर, आम आदि। ठीक है, तो ये तद्भव शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ख, घ, क, च, य, र, त, द। तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? साथियों, ख और घ ये आपका महाप्राण है। ठीक है, देखिए, दिए गए वर्णों में से महाप्राण वर्ण ख एवं घ हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा एवं समस्त उष्म वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है, माने 24 याद रखिएगा और उष्म वर्ण याद रखिएगा 4 ठो, स, ख, स, ह। ठीक है, महाप्राण वर्ण वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे ख, घ, झ और फ। ठीक है, तो 24 महाप्राण बोले तो 24 याद रखिएगा और अल्प प्राण बोलने तो 135 याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है? ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। तो साथियों, जो होता है अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। ठीक है, तो यही होता है अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना, माने अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ अपना काम स्वयं ही संपन्न करना उचित होता है, ये होता है। लोकोक्ति शब्द का अर्थ है लोक धन उक्ति। ठीक है, अर्थात समाज में प्रचलित कहावत, जैसे दूध और पानी का पानी, ये कहते हैं नहीं कहावत, तो समाज में जो प्रचलित कहावतें होती हैं उसी को हम लोकोक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? प्रयत्न,
प्रबल, प्रत्यक्ष, पराजय। तो प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है साथियों? तो प्रति उपसर्ग से जो शब्द बना है वो है प्रत्यक्ष। ठीक है, कौन सा है? प्रत्यक्ष बना है। प्रति उपसर्ग से प्रत्यक्ष शब्द बना है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे परा उपसर्ग से पराजय एवं पराक्रम बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पराधीन का संधि विच्छेद है। परधन अधीन, पराधन अधीन, परधन आधीन, पराधन आधीन। तो पराधीन का संधि विच्छेद है, तो परधन अधीन होता है साथियों। ठीक है, परधन अधीन होता है, पराधीन का संधि विच्छेद। पराधीन शब्द का जो संधि विच्छेद होता है परधन अधीन होता है, इससे दीर्घ संधि है। ठीक है, इससे दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। संधि का अर्थ होता है मेल यानी मिलाना, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना ही क्या होता है? संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे धर्मात्मा धर्म धन आत्मा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 और 5। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो साथियों 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं? प्रथम, मध्यम और अन्य। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम कहें तो माने उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, एक अन्य पुरुष होता है। ठीक है, और सर्वनाम की संख्या जो होती है वो जो भेद होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं और मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु, मुमुक्षी। तो मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है साथियों, वह है मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु है जो मुक्ति की कामना करता हो, मोक्ष का अभिलाषी। भाषा को सुंदर, आकर्षण और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। तो समझ गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर दो तो वह जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? अपनी प्रशंसा करना, रूठना, निंदा करना, गिड़गिड़ाना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो साथियों अपनी प्रशंसा करना गाल बजाना होता है। ठीक है, गाल बजाने का अर्थ है बहुत बढ़ चढ़कर बातें करना या डींग मारना। ठीक है, किस क्रम में अशन अशनी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? आहार, विहार, अभाव, स्वभाव, वस्त्र, उपहार, भोजन, बिजली। तो किस क्रम में अशन अशनी शब्द युग्म का सही अर्थ है? माने अशन का क्या अर्थ है और अशनी का क्या अर्थ है ये बताना है। तो साथियों अशन माने होता है भोजन और अशनी माने होता है बिजली। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा भोजन और बिजली। अशन अशनी का सही शब्द युग्म भोजन और बिजली है। शेष विकल्प असंबद्ध है। कथित शब्द का विलोम है कथ्य, अकथ्य, अकथित, कथनीय। कथित शब्द का जो विलोम है साथियों वो होगा अकथित। ठीक है, अकथित आपका राइट आंसर होगा। कथित का विलोम अकथित, अनकहा होता है। वे शब्द जो अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ प्रकट करते हों उसे विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची नहीं है? दृग, कुमुद, अच्छ, लोचन। तो नेत्र का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो साथियों जो कुमुद होता है वो नेत्र का पर्यायवाची नहीं होता है। नेत्र का जो पर्यायवाची होता है वो नयन होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, अच्छी होता है, दृष्टि होता है, विलोचन होते हैं। ठीक है, और जो कुमुद के पर्यायवाची साथियों कुई हुआ, कोका हुआ, लाल और कमल। ठीक है, तो ये जो हैं कुमुद के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है साथियों? तो लंबोदर आपका योग रूढ़ शब्द है। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों
परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर की बात करें तो लंब धन उदर होता है, अर्थात बड़े पेट वाला को ही हम लंबोदर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे योग रूढ़ शब्द होगा। अगला प्रश्न है अनवर गया होगा। अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेतित करता है? संदिग्ध भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, सामान्य भूत। तो साथियों यहाँ पे आपका संदिग्ध भूत होगा। ठीक है, संदिग्ध भूत होगा। अनवर गया होगा, संदेह है, गया है कि नहीं गया है। क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल का बोध होता हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो। अनवर गया होगा यह संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि संदिग्ध है, संदेह है कि अनवर गया है कि नहीं गया है, पूरा श्योरिटी नहीं है। ठीक है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आज आ सकूंगा। मैं क्या कहता, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। उसने पूछा तुम कहाँ थे? तो विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वो नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, ये अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे कोई विराम चिन्ह का प्रयोग ढंग से नहीं किया गया है। बाकी सब में महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई है। देखिए, दो नाम के बीच में कॉमा, ये सब अब गाना गाएंगी। उसने पूछा, उसके बाद ठहर रहे हो तो थोड़ा सा कॉमा, फिर तुम कहाँ थे। ठीक है, तो इस तरीके से तो देखिए, नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, विराम चिन्ह की दृष्टि से यह वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, नहीं, ठहर रहे हो ना, उसके बाद कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। अगला प्रश्न है एक और अजगरही लखी एक और मिगराए, भटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, रस बताना है। रौद्र रस है, वीर रस है, या फिर भयानक रस है, या फिर एक और रस ले लेते हैं, करुण रस है। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है साथियों? तो यहाँ पे भयानक रस है। ठीक है, एक और अजगरही लखी एक और मिगराए, बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो यहाँ पे भयानक रस है, एक और अजगर देख रहा है तो एक और मृगराय माने शेर, भटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। बीच में अब क्या करेंगे, मूर्छा नहीं आएगा तो क्या होगा? तो भयानक रस है साथियों। इसमें उपरोक्त दी गई पंक्तियों में भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव साथियों जो होता है वो भय होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग के नुपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुद्र। तो भूले बिसरे चित्र जो है वो अमृतलाल नागर का नहीं है। ठीक है, बाकी सुहाग के अनुपुर, मानस का हंस और बूंद और समुद्र ये अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है। इस उपन्यास के लेखक भगवती चरण वर्मा है। यह एक महाकाव्य उपन्यास है साथियों। ठीक है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो साथियों यह जो है आदिकाल में लिखा गया है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, चंद बरदाई द्वारा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है साथियों। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं एक बार पूरा। गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा। माँ कहती है रमेश मीना क्यों रो रही हैं? उसका रमेश कहता है मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। ठीक है। तो फिर माँ कहती है लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या? आजकल पढ़ाई 24 घंटे हो गई हैं, 24 घंटे हो गई हैं। दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना ज़रूरी है? रमेश फिर बोलता है माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है। तुम भी तो यही कहती थी। माँ कहती है हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल। फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई हैं तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। रमेश कहता है अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा,
कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अब पढ़ रहा है रमेश। माँ कहती है, अकबर का जन्म जहाँ भी हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। माँ ने ऐसा बोला। तो साथियों, ये गद्यांश आप पढ़ लिए। अब गद्यांश पढ़ने के बाद आप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे दें, तब तो समझेंगे कि आप लोग गद्यांश को मन लगाकर पढ़े हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये पूछा जाता है गद्यांश से, मीना और रमेश हैं परस्पर मित्र हैं, भाई बहन हैं, सहपाठी हैं, रिश्तेदार हैं। तो मीना और रमेश क्या हैं? तो साथियों, मीना और रमेश जो है वो भाई बहन हैं। ठीक है, मीना और रमेश भाई बहन हैं और रमेश मीना को चाटा मार देता है, जिसकी वजह से मीना रोने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह कक्षा में अव्वल आ सकती थी, अक्सर शैतानियां करती थी, पढ़ नहीं रही थी, पढ़ने नहीं दे रही थी। तो क्या होगा, किस लिए रमेश ने मीना को पीटा? और रमेश मीना का संबंध भाई बहन का था और रमेश ने मीना को जब पीट दिया तो माँ आ गई थी। तो रमेश ने मीना को पीटा क्योंकि मीना जो है पढ़ने नहीं दे रही थी, इसलिए रमेश ने मीना को चाटा से मारा। मीना रमेश को पढ़ाई नहीं करने दे रही थी, जिस वजह से रमेश ने मीना को पीटा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेलकूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों में परिश्रम करना। तो साथियों, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है, माँ ने बोला था, तो क्या था? शुरू से नियमित पढ़ाई करना। ठीक है, रमेश की माँ समझाती है कि अगर कक्षा में प्रथम आना है तो शुरू से नियमित पढ़ाई करना जरूरी होता है। ठीक है, गद्यांश के क्वेश्चन हो गए खत्म। अब आपको फिर से क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, क्योंकि हिंदी के पेपर 2 में आपको 50 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो बताइए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 6, 8, 2, 4। कितने भेद होते हैं साथियों? तो विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तथा जिसकी विशेषता बताई जाए साथियों उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो जरूर जान लीजिए। गुणवाचक होते हैं, परिमाणवाचक होते हैं, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो समझ गए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं और विशेषण की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? सीधा, हिमालय, सच, झूठ। कौन सा शब्द संज्ञा है साथियों? तो हिमालय जो है वो आपका संज्ञा शब्द है। ठीक है, दिए गए शब्दों में हिमालय शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है, समूहवाचक है, पदार्थवाचक है, भाववाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है? श्रृंखला जो है ये संज्ञा भेद की दृष्टि से क्या है, कौन से प्रकार का है? तो साथियों, यह जो है वो समूहवाचक संज्ञा का प्रकार है, क्योंकि श्रृंखला में कई सारे चीज आ जाएंगे, कई चीज़ों से बनता है श्रृंखला। श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से समूहवाचक संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं साथियों जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक होता है, एक जातिवाचक होता है, एक समूहवाचक होता है और एक भाववाचक होता है और एक द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो साथियों उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सभा हुआ, दल हुआ, गिरोह हुआ, गुच्छा हुआ, कुंज हुआ, मंडल, गौध आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण थे। और संज्ञा के आप प्रकार जान लीजिए, कौन कौन से थे, जान लिए आप। और संज्ञा किसे कहते हैं ये भी आपको बता दिया गया है डिटेल के माध्यम से। तो निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, नाम धातु है, अकर्मक है, संयुक्त है या फिर प्रेरणार्थक है। तो हम कुली से बोझ उठवाते हैं, तो साथियों यहाँ पे क्रिया का भेद बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ठीक है, हम कुली से बोझ उठवाते हैं यानी कुली के द्वारा बोझ उठवाते हैं, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगा।
दिए गए वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, तो अतः वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया संगत उत्तर होगा। ठीक है, तो जब कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता हो, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल को कहते हैं, धातु कहते हैं, पद कहते हैं, कारक कहते हैं या फिर समास कहते हैं। तो क्रिया के मूल को कहते हैं साथियों धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया का मूल जो होता है वो धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है, एक मूल धातु, एक यौगिक धातु। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहां बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कालवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। यहां बैठा नहीं जाता, तो साथियों यहां पे जो आपका वाच्य होगा वो होगा भाववाच्य। यहां बैठा नहीं जाता, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, तो ये सब क्या है? ये वाच्य माने भाववाच्य के उदाहरण है। ठीक है, यहां बैठा नहीं जाता में भाववाच्य है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं साथियों जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। आप भाव ही तो दिखाते हो कि नहीं हमसे ये नहीं होगा, भाव ही तो दिखा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा? भाववाच्य होगा। जैसे धूप में चला नहीं जाता, तो बगल वाला कहेगा अरे भाव खा रहे हो, धूप में चला नहीं जाता, बड़का नवाब बन गए हो, तो वही तो भाव खाना माने भाववाच्य का उदाहरण आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उ, उच्च, उत, उच्च। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है साथियों, तो उत उपसर्ग है उच्चारण में। ठीक है, उच्चारण में जो है वो उत उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो, वही क्या होता है? उपसर्ग होता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पूज्य, करणीय, पाठक, वासुदेव। तो किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है साथियों? तो वासुदेव में जो है वो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। वासुदेव शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पूज्य, यहाँ पर मूल शब्द पूज्य एक क्रिया धातु है जिसमें कृत प्रत्यय या जुड़ने से बना शब्द पूज्य कृदंत शब्द कहा जाएगा। पाठक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा है, ठीक है, जो कि कृत प्रत्यय है। पाठक में पठ धातु में अक प्रत्यय लगाकर पाठक शब्द बना है। करणी में ई प्रत्यय लगाकर करणी शब्द बना है। तद्धित प्रत्यय, देखिए तद्धित प्रत्यय के बारे में, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा थी और ये उदाहरण के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, अब कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। कृत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं। वे शब्द जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे लड़ धन आई, धातु प्लस प्रत्यय मिला तो लड़ाई बना, तो यहाँ पे क्या होगा? कृत प्रत्यय होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, साखी शब्द का अर्थ है सखी, सच, सखा, साक्षी। तो साखी शब्द का जो अर्थ है साथियों वो है साक्षी होगा। ठीक है, साक्षी आपका राइट आंसर होगा। साखी शब्द का अर्थ साक्षी है। और अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। आराधना का क्या होगा? तपस्या होगा, अनुराग होगा, प्रेम होगा, या फिर एक और ऑप्शन लीजिए आसक्ति होगा। क्या होगा आराधना का? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है तपस्या होगा। ठीक है, आराधना माने तपस्या, एक अर्थ वाले एकार्थी शब्द तपस्या होगा। ठीक है, आराधना का एकार्थी शब्द तपस्या है। अन्य विकल्प जो हैं वो आपके असंगत हैं। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, नियत, भवितव्य, नियति। तो भाग्य का पर्यायवाची नहीं है साथियों, वो है नियत। ठीक है, नियत जो है वो आपका भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। भाग्य का पर्यायवाची नियत नहीं है। नियत का अर्थ निश्चित होता है। ठीक है, भाग्य के पर्यायवाची प्रारब्ध, भवितव्य, नियति,
किस्मत आदि है। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। तो हिंदी में जो प्रचलित सिफारिश है वो किस भाषा का शब्द है साथियों? तो जो सिफारिश है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, सिफारिश, हिंदी में प्रचलित सिफारिश अरबी भाषा का शब्द है। भाषा और उनके शब्द इस प्रकार हैं, जैसे भाषा और शब्द, ठीक है, हिंदी गोबर, घोड़ा, सुई, खीर, भात आदि ये सब हिंदी भाषा के शब्द हैं। फारसी कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी, हफ्ता आदि ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। और अरबी भाषा के शब्द वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफ़ा आदि हो गया। ठीक है, तुर्की भाषा के शब्द हुआ चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कालीन, गलीचा, उर्दू, ये सब क्या है? तुर्की भाषा के शब्द हैं साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में तद्भव शब्द है? स्तंभ, त्वरित, तेल, स्तन। तो तद्भव शब्द बताना है, तो तद्भव आपका जो होगा वो तेल होगा। ठीक है, तेल आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम की बात करें तो तैल होगा। अन्य का विवरण इस प्रकार है, जैसे तद्भव और तत्सम। स्तंभ आपका तत्सम है और खंभा आपका तद्भव है। त्वरित स्तंभ है और स्तन आपका तद्भव। तुरंत और थन। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? रात्रि, पंख, कार्य, देव। तो तद्भव शब्द आपको बताना है। तो साथियों इसमें पंख जो है वो आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, पंख तद्भव है जिसका तत्सम रूप पक्ष होता है। शेष विकल्प तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं। दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव निम्न है। देखिए, ये आपके तत्सम हो गया, जैसे कार्य आपका तत्सम हुआ, कार्य जो है तद्भव हुआ। ठीक है, रात्रि आपका तत्सम और रात तद्भव। देव जो है तत्सम और दई, दैया तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है चाय आगत शब्द है? जापानी, चीनी, जर्मन, पुर्तगाली। तो चाय जो है वो आगत शब्द है साथियों, चीनी। ठीक है, चाय आगत शब्द चीनी है। ठीक है, चाय चीनी भाषा, चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। ठीक है, इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, चीनी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। फारसी शब्द अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, शादी, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं साथियों। अरबी भाषा के शब्द अदालत, वकील, शराब, किताब, औरत, वारिस, औलाद आदि हैं अरबी भाषा के शब्द। और तुर्की भाषा के शब्द उज्बक, उर्दू, कालीन, कैंची, बहादुर, मुगल, लफंगा आदि तुर्की भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के अलकतरा, आल्पीन, आलमारी, तंबाकू, बाल्टी, सब क्या है? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। चीनी, चाय, चीनी, ये सब क्या है? चीनी भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है दुर्धन राज की संधि होगी? दुराज, दुराज, दुर्राज या दुराज। तो दुर्धन राज की संधि होगी साथियों, वो होगी दुराज होगा। ठीक है, दुराज होगा, दुराज आपका राइट आंसर होगा। दु धनराज बराबर दुराज, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि ई उ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो ई उ का बड़ी बड़ा उ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये इनका है कि अगर विसर्ग के पहले यदि छोटा उ या बड़ा उ यहाँ पे हो, मात्रा विसर्ग के पहले लगा हो, और कि विसर्ग के बाद र आए, ठीक है, तो ई का जो है छोटा उ बड़ा उ का जो ई होता है, ई या उ होता है, वो बड़ा ई और बड़ा उ में हो जाएगा। ठीक है, जैसे दू था तो बड़ा उ दू में हो गया और विसर्ग लुप्त हो जाता है तो विसर्ग हट जाएगा तो दुराज बन जाएगा आपका। ठीक है, जैसे नी धन रव बराबर नीरव, नी धन रस बराबर नीरस और नी धन रोग बराबर निरोग, इस तरीके से। अगला प्रश्न है तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है? तदधन आकार, ततधन आकार, तदाधनकार, तदाधन आकार। तो ततधन आकार ये आपका तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद ततधन आकार है। तदाकार व्यंजन संधि है। नियम है यदि क च ट त प के परे वर्णों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण ग घ ज झ ड ढ द ब भ अथवा य र ल व अथवा कोई स्वर हो
तो क च ट त प के स्थान पर उसी वर्ग का साथियों तीसरा अक्षर ग ज ड द ब हो जाएगा। ठीक है, समझे आप रूल को। जैसे वाक धन ईश, तो ये आपका पहला माने क च ट त प में से कोई वर्ण अगर आया है तो क का जो हो जाएगा उसी वर्ण का ग ज ड द ब हो जाएगा, माने तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो क के स्थान पे ग हो गया तो वागीश बन गया। ठीक है, सत धन आचार है तो त वर्ग का तीसरा वर्ग सदाचार हो गया, त से द बन जाएगा, त वर्ग का तीसरा वर्ण द ही होता है ना, तो सदाचार हो जाएगा। इसी तरीके से सत धन आशय है तो त का तीसरा वर्ण दा हो जाएगा तो सदाशय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। निम्नांकित, निम्न धन कित, निम्नाधन कित, निम्न धन अंकित, निधन अंकित। तो निम्नांकित का संधि विच्छेद बताना है क्या होगा। तो साथियों निम्न धन अंकित होगा निम्नांकित का संधि विच्छेद। ठीक है, निम्नांकित शब्द में प्रयुक्त संधि भेद निम्न धन अंकित सही है, अन्य सभी विकल्प असंगत हैं आपके। और अगला प्रश्न है जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है साथियों उसे हम क्या कहेंगे। तो अगर विसर्ग का नाम ले लिया, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने से जो विकार उत्पन्न हो जाए तो वहां पे साथियों विसर्ग संधि ही तो होगा। ठीक है, तो विसर्ग संधि आपका राइट आंसर होगा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण निम्न है, जैसे मन धन रथ बराबर मनोरथ होता है, पय धन ध बराबर पयोध होता है। ठीक है, कंफ्यूजन में इसमें लोग गलत भी करते हैं, इसमें कभी कभी गुण स्वर संधि भी बता देते हैं, नहीं इसीलिए तो रूल को पढ़ा जाता है। पय धन ध बराबर पयोध, यश धन धरा बराबर यशोधरा। ट्रिक 95 वाली जो ट्रिक होती है वो यही होती है कि एक ही मात्रा माने एक मात्रा दिखे तो वहाँ पे गुण संधि और दो मात्राएं दिखे तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। तो 5% इसलिए आपको रूल पढ़ने होते हैं ताकि आप पयोध में गुण संधि न बताएं, मनोरथ में आप गुण संधि न बताएं, तो इसलिए रूल को पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हिमकर और मृगांक पर्यायवाची हैं, हिमालय के, चंद्रमा के, हिमगंगा के, हिम समुद्र के। तो हिमकर और मृगांक पर्यायवाची हैं साथियों, वो हैं चंद्रमा के। किसके? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। हिमकर और मृगांक जो हैं वो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। और अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल, अलक, धनिक, पुलक। तो इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये आपका शब्द हुआ, इधर जो लगा हुआ आपका प्रत्यय और इधर जो लगा हुआ आपका उपसर्ग। ठीक है, माने शब्द के आगे वाला उपसर्ग होता है और पीछे वाला प्रत्यय होता है साधारण भाषा में। तो अब इक प्रत्यय का बताना है, प्रत्यय यूज हुआ है तो लास्ट का बताना है। तो इक किस में लगा है? विकल, अलग, धनिक, पुलक। तो साथियों धनिक में जो है इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, धनिक, धन, धन, इक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। खड़ी बोली ब्रज बघेली कन्नौजी बुंदेली, खड़ी बोली ब्रज बांगरू अवधी बुंदेली, खड़ी बोली ब्रज बांगरू कन्नौजी बुंदेली, खड़ी बोली ब्रज बिहारी अवधी बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां साथियों कौन सी हैं? तो वो आपकी हैं खड़ी बोली हो गई, ब्रज हुआ, बांगरू हुआ, कन्नौजी हुआ और बुंदेली। तो आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली आदि हैं। अगला प्रश्न है कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः कौन रहता था? दुशासन, दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य। तो साथियों दुशासन कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः दुशासन रहता था। ठीक है, कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः दुशासन रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साधकर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। अभिमन्यु पाठ से संबंधित उक्त कथन किसका है? दुर्योधन का है, कर्ण का है, द्रोणाचार्य का है या अश्वत्थामा का है? तो साथियों ये जो कथन है वो द्रोणाचार्य का है। क्या है?
इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साधकर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। द्रोणाचार्य का यह कथन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दृष्टिकूट पदों से संबंधित सूरदास की रचना का नाम है। सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। तो साथियों यहाँ पे साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की रचना का नाम है। दृष्टिकूट पदों में संबंधित सूरदास की रचना का नाम साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेद का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। सूरसरावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? दोष निकालना, दोष न निकलना, दोष निगलना, दोषी को निकालना। उंगली उठाना तो माने दोष निकालना। ठीक है, दोष जो है निकालना वही होता है उंगली उठाना। उंगली उठाना मुहावरे का जो अर्थ है वो दोष निकालना है। वाक्य प्रयोग, कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति पर लोगों का उंगली उठाना सही नहीं है। यह आपका वाक्य को प्रयोग करके भी दिखा गया है। अगला प्रश्न है, पार नजर के जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित रचना की विधा क्या है? नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है, कहानी है। पार नजर के जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित रचना की विधा क्या है साथियों? तो यह जो है कहानी है। ठीक है, पार नजर के जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित कहानी विधा की रचना है। कहानी विधा की रचना है। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों, हरिशंकर परसाई किस रूप में प्रसिद्ध है? आलोचक, व्यंग्य, कहानी, उपन्यास। आपका कितना स्कोर हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। तो बताइए इस लास्ट प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो व्यंग्य जो है, हरिशंकर परसाई व्यंग्य के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, हरिशंकर परसाई की ख्याति व्यंग्यकार के रूप में है। अन्य व्यंग्य लेखकों में शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, ज्ञान चतुर्वेदी, काका हाथरसी इत्यादि प्रसिद्ध हैं। तो ये जो हैं व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई जी, और इनके साथ ये इनके साथी। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अगली वीडियो में आने का इंतजार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।